हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा आपका BSSC, इसी को बिहार SSC भी बोलते हैं, CGL 3। CGL 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2011 के आसपास हुआ था। CGL 2 का जो है सो 15 के आसपास हुआ था। और ये CGL 3 है, इसका वैकेंसी आपका 2022 में आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो अच्छे से इस लेक्चर को देखो, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने जा रहा हूँ। लेक्चर वाइज आपको बताऊँगा। जैसे कि इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। आपका नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, किस पोस्ट में कितना सीट है, एज के बारे में बात करूँगा, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूँगा, रिजर्वेशन के बारे में बात करूँगा, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूँगा, एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकता है उसके बारे में बात करूँगा और सिलेबस के बारे में बात करूँगा। जो भी है आपका पद, आयु, योग्यता, आरक्षण, दस्तावेज, परीक्षा तिथि, पाठ्यक्रम, सब कुछ ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन में आपको कैसे पढ़ाई करना है। दुनिया भर का पढ़ाई मत करना, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिस्टमेटिक वे में बोलते हैं ना, हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे। पहले सिलेबस बताएंगे और उसी सिलेबस के हिसाब से उसी पैटर्न पे आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और एक बात, CGL 1 का जो आपका प्री और मेंस का पेपर हुआ था, CGL 2 का जो आपका प्री और मेंस का पेपर हुआ था, वो सारा मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा ताकि आपको जो है सो एग्जैक्ट पैटर्न पता चलेगा कि रीजनिंग में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, मैथ में किस टाइप का आता है और आपका साइंस वगैरह में किस टाइप का आता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही मैं कोई लेक्चर डालूंगा ना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत आपको पता चलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और कर दे रहा हूँ, इस बार जो है सो कम से कम 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म आपका गिरने वाला है इस पेपर के लिए, है ना। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। 150 नंबर का जो परीक्षा है ना, उसमें 120 प्लस आपको लाना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो अगर आप लोग फॉर्म भरते हो ना, तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छे से और सिस्टमेटिक वे में करना। ओके, अनलिमिटेड एजुकेशन जो है सो कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप लोग जो है सो उस कोर्स में अभी से आकर के सीरियसली सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कर सकते हो। कोशिश करूँगा हिंदी में भी लेक्चर देने का और इंग्लिश में भी लेक्चर देने का, ताकि किसी को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी है आपका वीडियो लेक्चर हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कितने दोस्त में आप कितने नंबर पे आते हो, जितना भी चीज़ हो सकता है सब कुछ आपको एक ही जगह पे सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करके इस कोर्स में आप लोग अभी से आ सकते हो। कोर्स का नाम है BSSC CGL प्री एग्ज़ाम, है ना, पेपर 1 का आपको कंप्लीट कोर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है ना, तो देखो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जानना है, जितना आपको जानना ज़रूरी है मैं सिर्फ उतना बता देता हूँ। आपका यहाँ पे आवेदन जो है वो फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कब से करोगे, तो 14 तारीख से, 14 अप्रैल से जो है सो आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और 17 मई तक का डेट दिया हुआ है। लेकिन एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जब आप फॉर्म भरोगे ना, उसी समय आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट OBC EBC SC ST जो भी है उसका डिटेल्स डालना होता है। तो आपको अभी फॉर्म नहीं भरना है, पहले आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, लेक्चर को अच्छे से देखना है, कैसे भरना है सब कुछ अच्छे से, क्योंकि कहीं भी अगर कोई भी मिस्टेक करोगे तो कल हो करके फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो अभी फॉर्म नहीं भरना है, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस करने के बाद फॉर्म भरना। ठीक है, चलो यहाँ पे एक पोस्ट है आपका सचिवालय सहायक। ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, जैसे ये लेवल 7 और लेवल 6, तो ये लेवल 7 जो है वो एक तरह का पोस्ट है, एक तरह का पोस्ट है। तो जैसे ये सचिवालय सहायक है, ये योजना सहायक है और ये मलेरिया निरीक्षक है। तो यहाँ पे आपका ये टोटल 1360 दिया हुआ है सचिवालय सहायक में पोस्ट, और आपका योजना सहायक में 125 है और मलेरिया निरीक्षक में 74 है। आपको पता ही है कि अब जो है ना सो बिहार में 35% जो भी आपका रिजर्वेशन वगैरह है महिला को, तो उसका ये बांटा हुआ है। तो ये आपका नंबर ऑफ सीट है, ठीक है, उसी का 35% वो आया हुआ है। तो आपको ये सीट पता चला तो ये लेवल 7 है। लेवल 7 कह सकते हो, जितना ज़्यादा लेवल उतना अच्छा
पोस्ट। लेवल 7 उससे थोड़ा सा डाउन पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, लेवल 6 बोलते हैं, और इसमें आपका सीट वैसे भी कम ही है। और इसके बाद जो है सो आपका अंकेक्षक, इसको कार्यालय निबंधक सहयोग समिति, ये लेवल 5 में आता है और इसमें जो है सो आपका 256 सीट है। और ग्रेजुएशन जो आप किए हुए हो ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बीएससी हो या बीए हो या बीकॉम हो, आपके पास बस ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आप सचिवालय सहायक, योजना सहायक, ये सब का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप विज्ञान से किए हुए हो, जैसे आप बीएससी किए हुए हो साइंस में, तो आप मलेरिया निरीक्षक का फॉर्म भर सकते हो, सीट भी अच्छा है, कोई कम नहीं है, ठीक है। लेवल 6 का बात क्या करना, काफ़ी कम सीट है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्नातक जो है ना, अगर आप गणित के साथ किए हुए हो या वाणिज्य स्नातक भी आपके पास है, तो आप इस अंकेक्षक फॉर्म को पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के इसका नाम ही है SSC या BSSC CGL। इसी का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ग्रेजुएशन डिग्री होगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। तो इतना सारा चीज़ आपको पता चला। अप्लाई कब से कर सकते हो, अभी नहीं करना है, पहले सर्टिफिकेट बना लेना, उसके बाद करना। ये सारा आपको पता चला। यहाँ पे एक अच्छा पोस्ट आपका और है अंकेक्षक निदेशालय में। इसमें भी आपका स्नातक जो है ना, सो वाणिज्य में या अर्थशास्त्र में या सांख्यिकी में या गणित में से किसी एक विषय में है ना, इतना सारा सब्जेक्ट जो है ना, ये चारों, इसमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। और 370 सीट काफ़ी ज़्यादा है। जितना भी गर्ल्स कैंडिडेट हो ना, जितना भी गर्ल्स कैंडिडेट, आप लोग अगर थोड़ा सा देखो, अपना जो बिहार है ना, उसमें अभी भी कितना भी नीतीश कुमार कुछ भी करे, अभी भी गर्ल्स जो है ना वो काफ़ी कम पढ़ाई करती है, काफ़ी कम। अगर आप नज़र उठा करके देखना तो ग्रेजुएशन तो बहुत कम लड़की कर पाती है, और अगर करती भी है ना तो वो ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि शादी वादी हो जाता है तो थोड़ा सा पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो ना, और अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट करो, आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले BSTET का फॉर्म जो आया था, तो उसमें कंप्यूटर साइंस CSE में 1600 के आसपास सीट था, और मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, और मैक्सिमम का सिलेक्शन हो गया, मैक्सिमम का सिलेक्शन हो गया पूरे बिहार में। सबसे बेस्ट BSTET CSE का प्रिपरेशन मैंने करवाया था, अनलिमिटेड एजुकेशन ने करवाया था, मैं अभी थोड़ा देर में आपको दिखाऊंगा। और मैक्सिमम गर्ल्स कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो गया, और उन लोगों का ही मैसेज मेरे पास आया है कि सर एक बार मैंने पढ़ के BSTET में अपना सिलेक्शन फिक्स किया हुआ है, अगर आप स्टार्ट करोगे ना ये कोर्स BSSC CGL 3 का, तो मैं आपसे ही पढ़ूंगी, क्योंकि आप पे मुझे ट्रस्ट है। और यही सोच करके मैंने स्टार्ट किया है इस कोर्स का कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है। चलो, तो गर्ल्स कैंडिडेट को समझ में आ गया कि थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। उसका ये सारा चीज़ है, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वगैरह क्या है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक, याद रखना। जो भी आपका वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे जो डेट रहेगा ना, जो आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो या होने वाले हो, तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना, उससे पहले तक आपको हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। फिर उसके बाद आपका आरक्षण वगैरह है, तो ये तो नियम आपको सबको पता है कि आरक्षण का लाभ, ये बिहार का फॉर्म है ना, बिहार का फॉर्म है, तो बिहार के जो होंगे लोकल, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर कोई उत्तर प्रदेश का, झारखंड का बच्चा फॉर्म भरता है तो वो सब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको पता चला। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन देखो, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में से किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। होता है ना, जैसे पहले क्या होता था, आप OBC भरते थे मान एग्ज़ाम के टाइम, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइनिंग के टाइम में जो है ना आप आ गए EBC में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह होता था, कोर्ट केस वगैरह होता था। लेकिन पता ही है बिहार सरकार स्टूडेंट के हित में कोई फैसला जल्दी लेता नहीं है, तो
ये चीज़ है। लेकिन अब तो खैर सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो फॉर्म जब भरोगे ना तो अच्छे से पता कर लो कि आप लोग ओबीसी में हो या ईबीसी में हो या एससी हो या एसटी हो, जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको बनाना है। तो यहाँ जो आप आरक्षण का दावा करोगे ना, वही सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो आप डालोगे, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका ज्वाइनिंग के समय में, तो आपको वही दिखाना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ बदलाव होगा तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आप बाहर हो जाओगे, नहीं, आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अब अनारक्षित श्रेणी में तो ऐसे आओगे नहीं। अगर आपका 75 नंबर आया है ओबीसी से, आपका सिलेक्शन हुआ है ना, और ओबीसी का सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करोगे तो आपको अनारक्षित में मानेगा। अनारक्षित का कट ऑफ गया है 95, तो आपको तो वैसे भी सीट नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो ना कहने का मतलब। लेकिन अगर आपका 97 नंबर आया था ओबीसी से और आप सर्टिफिकेट नहीं दिए और आपको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में घुस सकते हो, जनरल से मेरिट आपका बन सकता है, तो आपको जनरल से सीट दे देगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। ये शॉर्टकट में मैंने समझाया, ठीक है। चलो, फिर आपका अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी है अपना अच्छे से पढ़ लेना। एक चीज़ और महिला के लिए है, खास करके जो लड़की है, गर्ल्स कैंडिडेट है, अगर आपका शादी हो चुका है और तो आप जो आरक्षण का दावा करोगे ना, तो वो आपके माँ बाप के यहाँ से होगा। मतलब आपका जो पापा का घर है, जो आपका ससुराल है वो नहीं, जो आपका मायका है, पापा का नाम से आपका होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, पति के नाम से नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। मैं देखता हूँ लड़की लोग जो है शादी करने के बाद अपने ससुराल से बनवा लेती है और फार्म भर के अपना डिटेल्स डाल देती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको अपने मायके से बनवाना है, जहाँ पे आपके पापा रहते हैं वहाँ से। ये चीज़ आपको पता चला। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ आप लोग ही पढ़ोगे इसको, है ना, और बाकी तो लेक्चर वगैरह में सब कुछ बता ही दूंगा। चलो, यहाँ पे ये सारा चीज़ हो गया। बाकी स्वतंत्रता सेनानी वगैरह वाला देख लेना। अब उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अपना बिहार है, यहाँ पे जानते ही हो 5 साल 7 साल 8 साल पे वैकेंसी आता है ना। तो इसीलिए इतना ज़्यादा एज तक एलिजिबिलिटी दिया जाता है। अगर आप जनरल से हो, पुरुष हो, तो 37 साल, और जैसा कि महिला हो तो 40 साल। और बाकी तो पता ही है कि आपका ओबीसी वगैरह में 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, तो इसमें +3 करोगे तो 40 साल। और अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, तो इसी में +5 करोगे तो 42 साल, ठीक है। तो ये आपको पता चला। ये अधिकतम आयु उम्र सीमा है, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 साल है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन उनका 21 साल नहीं होता, वो 20 साल 8 महीना, 20 साल 9 महीना, तो वो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैटेगरी के हिसाब से जो दिया हुआ है वो होना चाहिए। और काउंट कहाँ से होगा, तो ये देखो, अभ्यर्थी के उम्र की सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी। समझ में आया। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है ना। उम्र का सीमा जो है मतलब जो भी आपका जन्म तिथि है वहाँ से लेकर के इस डेट तक गिनना, काउंट करना, उसके बाद आपका ये उम्र होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं फॉर्म भर पाओगे। ठीक है। और एक चीज़ और दिया हुआ है कि अगर आप इस डेट तक निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा अगर आपका हो जाता है तो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल कर देगा, इस परीक्षा का पात्र आप हो सकते हो। ये सब जो जॉब कर रहे हैं उनके बारे में है ना, जो लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे की तरफ जाना चाहते हैं। और ये आपका परीक्षा शुल्क वगैरह हो गया, तो ये सब आप लोग खुद देख लेना कि ये 540 जो है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और दूसरे स्टेट के लिए, मतलब जो बिहार राज्य के बाहर के पुरुष महिला है उसके लिए। और आपका जो अनुसूचित जाति जनजाति बिहार का जो अस्थाई है उसके लिए 135, और दिव्यांग के लिए आपका 135, और महिला है ना सिर्फ बिहार के लिए, बिहार का महिला है तो 135, और बिहार के बाहर का महिला है तो 540।
ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से, मतलब इसमें फिर कुछ और आपका जुटेगा। चलो, इसके बाद आपका दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ना परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 14 अप्रैल 2022 से 15/5/2022 तक जमा किया जा सकेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो, मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन कर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ये तो सबको पता है ना। पैसा जो चला गया वो वापस जल्दी नहीं आता। हाँ, अब मेन बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन इसके बाद जो है ना अलग लेक्चर आएगा, उसमें मैं इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ लोगों को वो इतना ज़्यादा बुक बता देते हैं ना कि प्लेटफॉर्म का पढ़ना, SPD का पढ़ना, दृष्टि का पढ़ना, लूसेंट का पढ़ना, प्रतियोगिता दर्पण का पढ़ना, मनोहर पांडे का पढ़ना। बाबू लोग जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, है ना। सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना है आपको। यहाँ पे रीजनिंग 50 नंबर का पूछा जाएगा और 50 में 50 आना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ना है। बिहार के हो, सीना ठोक के बोलो कि मेरा गणित, मेरा रीजनिंग मजबूत है, ठीक है ना। कभी कभी होता है लक खराब होता है, 2-4 गलत हो गया तो क्या हुआ, 45 प्लस तो आएगा, 46 प्लस तो आएगा। इससे कम लाओगे ना रीजनिंग में तो सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे, इस बात को याद रखना। बिहारी हो, मैथ रीजनिंग में नो कंप्रोमाइज, ठीक है। फिर यहाँ पे सामान्य विज्ञान है और गणित है। गणित मुझे नहीं लगता कि कोई बिहार का बच्चा बोलेगा कि मेरा गणित कमज़ोर है ना। गणित अच्छा से मतलब 100% स्कोर गणित में होना ही चाहिए, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है इसमें गलत होगा कैसे। अच्छे से पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा, बना करके आओगे। और सामान्य विज्ञान मैंने पहले बताया कि अच्छे से पढ़ना है। मेरा क्वालिफिकेशन आप लोग देखे ही होंगे, इंजीनियरिंग में मास्टर किया हूँ, साइंस में नो कंप्रोमाइज। इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि आप वहाँ पे जाओगे और 4 के आओगे। तो आप अगर अच्छे से देखोगे ना तो ये दोनों सेक्शन मिला करके आपका 100 नंबर होता है। अब सामान्य अध्ययन में आपका जो है सो नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स, ये सब आता है। बुक ऑथर है ना, स्टेट कैपिटल जो भी है, तो इसको ना दिमाग लगा के पढ़ना है। बाकी काफ़ी लोगों को देखता हूँ पढ़ने नहीं आता है। ये सामान्य अध्ययन ऐसा सेक्शन है ना कि जहाँ पे 50 से 50 आप नहीं ला पाओगे, और ये ऐसा सेक्शन है ना पूरा ज़िंदगी भर गुजार दोगे ना फिर भी 50 से 50 नहीं ला पाओगे। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगा के पढ़ना है। जैसे बुक्स एंड ऑथर फिक्स है कि क्वेश्चन 4-5 आ सकता है, अच्छे से पढ़ेंगे। किस डेट को कौन सा डे मनाया जाता है फिक्स है कि आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा ट्रॉफी, कौन सा अवार्ड किस खेल में मिलता है, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जो फिक्स है उसको पढ़ना है अच्छे से, ताकि आप जो है सो 25-30 नंबर तो ऐसे ला सकते हो कम मेहनत करके। और बाकी जो 15-20 क्वेश्चन बचेगा आपका, उसको प्रैक्टिस करना है। मैं क्यों बोला आपको पहले कि प्रीवियस ईयर जो आपका 2011 और 2015 टोटल मेरे पास 5 पेपर है। 5 पेपर का अगर आप सामान्य अध्ययन का अच्छे से देख लोगे, 5 पेपर का आप सामान्य विज्ञान और गणित का अच्छे से देख लोगे, 5 पेपर का आप रीजनिंग का अच्छे से देख लोगे, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि क्या क्या पढ़ना है। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे, मैं सिलेबस पहले बताऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर में आपको पढ़ाऊंगा, और वहाँ पे मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूँगा कि इस पॉइंट को नोट कर लो। जैसे मिरर इमेज फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो मिरर इमेज को अच्छे से करना है, समझ रहे हो ना। बुक्स एंड ऑथर को अच्छे से करना है, बिहार GK को अच्छे से करना है। तो इस तरह से लिस्ट बनाएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। दुनिया भर का किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको हार्डवर्क करना है इन अ स्मार्ट वे। ओके, इतना समझ में आ गया। जितने भी स्टूडेंट मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, खास करके आपको जो है ना सो ये कमेंट करना है कि आपको BSSC CGL 3 के लिए सीरियस होकर के प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। लैंग्वेज आपका हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए या दोनों चाहिए, कम से कम इतना कमेंट करो। 1000+ कमेंट कम से कम मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करोगे मैं गारंटी देता हूँ उतना ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस है, 5 साल से यहाँ पे हूँ। जिस एग्ज़ाम को टारगेट किया हूँ वहाँ पे खतरनाक रिजल्ट दिया हूँ। जैसे आपका ALP का हो गया, आपका यहाँ पे NCRTC हो गया, आपका यहाँ पे अभी साइको चल रहा है, DFCCIL का हो गया, बिहार STT का हो गया। जिस एग्ज़ाम पे टारगेट करता हूँ उस एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो प्रश्न का संख्या देखो,
150। समय कितना है तो 2 घंटा 15 मिनट, मतलब 135 मिनट, है ना। अब इस 150 में आपका 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है जो समय लेता है, 25 क्वेश्चन गणित का है जो समय लेता है, 75 क्वेश्चन ही बनाने में आपका दुनिया भर का समय लग जाएगा। उसके बाद 75 क्वेश्चन और बचेगा आपका साइंस वगैरह से, सोशल साइंस वगैरह से। तो ये मत सोचना कि बुक लेकर के जाना है तो वहाँ पे कुछ उखाड़ लोगे, वहाँ पे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है ना। बुक से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि आप बुक खोलोगे। लेकिन फिर भी मैं 1-2 चीज़ बताऊंगा, क्योंकि देखो ये तो लिखा हुआ है ना कि NCERT, CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड का टेक्स्ट बुक ही मान्य होगा। ये तो लिखा हुआ है कि इतना सारा टेक्स्ट बुक ही आप लेकर के जा सकते हो। तो वहाँ पे उस बुक में क्या हेल्प ले सकते हो एग्ज़ाम में, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बुक के हेल्प से, लेकिन फार्मूला, आप तो फार्मूला हैंड रिटन फार्मूला लेके जा नहीं सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है बुक का फार्मूला। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो मैथ्स के क्वेश्चन कुछ भी, तो वो बुक में तो होगा ना फार्मूला वगैरह। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पे अगर 1-2 मिनट बचेगा और हेल्प लेना होगा तो कहाँ से हेल्प लोगे, है ना। नहीं तो कितना लोग ऐसे होते हैं जिसको ये तक नहीं पता चलता कि कौन सा पेज नंबर खोलेंगे या कहाँ पे जाएंगे तो मेरा वो चैप्टर होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है ना, वो आपका सामान्य अध्ययन में ये सारा चीज़ हुआ। इसके बारे में बाद में अच्छे से बात करेंगे। समसामयिक विषय जो करंट अफेयर्स वगैरह हो गया उसमें ये हो गया, पड़ोसी देश भारत का ये सब ये हो गया, तो ये सब अच्छे से करेंगे। मेरा मेन स्ट्रेंथ यहाँ पे सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जाति, ये 100 नंबर तो इतना अच्छा से करवाऊंगा ना कि 90-95 ऐसे लाओगे आउट ऑफ 100। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो और मतलब कंप्लीट करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो भी थोड़ा सा हल्का सा हिंट कर देता हूँ। जैसे ये मान लो समानता चैप्टर है रीजनिंग का, तो समानता चैप्टर मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा या पढ़वाऊँगा किसी से, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि 3-4 इंजीनियर हैं जो पढ़ाएंगे, तो समानता चैप्टर है, तो मान लो इसका 4-5 लेक्चर आ सकता है आधा घंटा का। तो मान लो आप सब मिला करके 100 क्वेश्चन देखोगे समानता से, तो समानता का आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। मैं पहले बोल देता हूँ, समानता का क्या करोगे, टेस्ट लगाओगे। टेस्ट में आपका टाइम दिया हुआ रहेगा कि आपको जैसे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना है। अब बनाओ, आपके जैसा 500 लड़का देगा, 1000 लड़का देगा, आप देखो आप टॉप किए कि आप सेकंड टॉपर हो, कि आपका सबसे पीछे हो, कि आपका रैंक कितना, इसी से पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कैसे है। और इसी तरह से कोशिश करूँगा सारा सेक्शन का टेस्ट देने का। तो ये सारा चीज़ आपको पता चला। 1-2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे अभी बताना है। यहाँ पे देखो काफ़ी लोगों को लगता है कि 40% ले आएंगे तो पास कर जाएंगे। बाबू ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बारे में समझाने के लिए ना मुझे 5 मिनट लगेगा। ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। मान के चलो सारा का सारा बच्चा ही भोपट हो गया, मान करके चलो आप 3000 सीट है, मान लो शॉर्टकट में बता देता हूँ, सारा का सारा बच्चा ही भोपट है, सब का सब कमज़ोर है ना। इस केस में मान लो सामान्य वर्ग का बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो 40% है, तो मान लो 150, जो भी आपका 150 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हिसाब से मान लो 600 नंबर हुआ, 40% 240 हुआ। तो मान लो 1 मिनट के लिए 2500 बच्चा जो है ना, जिसका 240 से ज़्यादा नंबर आया है, 2500 बच्चा का, तो वो पता है क्या करेगा, 2500 को ज्वाइनिंग देगा या मेंस के लिए पास करेगा, 500 को छोड़ देगा। बोलोगे क्या है, तो ये बोलेगा कि देखो मैं तो बोला था कि पास करने के लिए कम से कम 40% लाना ही पड़ेगा। तो 40% तो 2500 बच्चा लाया है, तो बाकी सब फेल। समझ रहे ना। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बचने का तरीका है, वैकेंसी को बचाने का तरीका है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि ये 40%, 34%, 32% छोड़ो, यहाँ पे 75% और 80% लाना पड़ेगा पेपर 1 पास करने के लिए। समझ में आ गया। तो ये मिस नहीं करना है, ये वेबसाइट आपका दिया हुआ है, और बाकी यही सारा चीज़ डिटेल्स जो भी है सही भरना है। आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट वगैरह होगा उस पर जो आपका जन्म तिथि, माँ का नाम, पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम है वही होना चाहिए। यहाँ पे देखो काला करके बोल्ड करके लिख दिया गया है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उसके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध है।
ये समझ में आ गया। एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस चैनल का लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। अनलिमिटेड एजुकेशन 2.0 अनलिमिटेड एजुकेशन काफ़ी बड़ा चैनल है और इसी का ये भाई समझो छोटा भाई, ये बिहार के लिए स्पेशल चैनल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, बिहार STT का मैं पढ़ाया था कंप्यूटर साइंस का, कितने सारे बच्चे ने फॉलो किया था, देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ बिहार। तो एक बार शुरू किया और पूरा का पूरा बिहार का ख़त्म करवा दिया था STT का। तो अब यहीं पे BSSC का स्टार्ट होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया हूँ ना, उसको डाउनलोड करके इस कोर्स में आ सकते हो। यहाँ पे अभी से ही बहुत कुछ मैंने डाल दिया है और एक एक करके यहाँ ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि जितना दिख रहा है इतना ही होगा, एक एक करके ऐड होगा। मैं सिस्टम बताता हूँ कैसे है। जैसे मैथ है तो मैथ में परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, ट्रिगो है। तो जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज में जैसे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये सारा आपको वीडियो क्लास है, देखना पड़ेगा सब कुछ अच्छे से। फिर उसके बाद इसको टेस्ट दिया हुआ है, आपको टेस्ट लगाना है। जैसे कि खोल करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से आपको टेस्ट लगाना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, अब हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करना है, देख रहे हो ना। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। मतलब ये टेस्ट मैंने खुद से एक एक क्वेश्चन करके बनाया हुआ है। आप जो है ना ख़त्म करोगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसी तरह से जैसे कि ये मैथ हो गया, अब मान करके चलो यहाँ पे जैसे जनरल साइंस है तो जनरल साइंस में फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिर फिजिक्स में जैसे दुनिया भर का चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें जैसे इसका पहले आपको वीडियो देखना है, PDF वगैरह दिया हुआ है जो आप रिवीजन कर सकते हो। फिर टेस्ट वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। देखो इस तरह से, देखो कितना अच्छा से सब कुछ। तो आपको इस तरह से, तो आप अगर फॉर्म भरते हो ना, सचिवालय सहायक बहुत अच्छा पोस्ट होता है और बहुत रिस्पेक्टफुल पोस्ट है। इसीलिए दुनिया भर का कंपटीशन है। बिहार के बाहर के भी बच्चे भरेंगे और एक से एक धाकर बच्चे भरेंगे। मतलब जो इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं वो बच्चे भी भरेंगे, क्योंकि अच्छा पोस्ट है। तो आपको अगर कंपटीशन निकालना है ना तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना। और लड़की लोग जितने भी हो ना बाबू, तुम लोग तो मतलब क्या बोले, सोना पे सुहागा वाला बात। 35% का रिजर्वेशन है, थोड़ा सा दम लगाओ, आसानी से ले लोगी सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो इसी में फाइल हो, वीडियोज हो, टेस्ट हो, सब इसी में आपका ऐड होता चला जाएगा एक एक करके। तो इस कोर्स को अभी से ले लो। 2 साल का वैलिडिटी दिया हुआ हूँ। 2 साल में तो फ्री आपका हो ही जाएगा। 2 साल का हो गया। अगर कल हो करके मान लो 2 साल में एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका वैलिडिटी को मैं बढ़वा दूंगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। इस कोर्स में आ गया मतलब इस कोर्स को अच्छे से पढ़ना है। तो ये हो गया आपको। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अभी जो देख रहे हो ये तो काफ़ी बड़ा चैनल है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जिसके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट करो, मैं अगला लेक्चर में वो क्लियर कर दूंगा। अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।